ओम शांति। गेटिंग रीड ऑफ डिप्रेशन। आज समाज में डिप्रेशन एक वर्ड इतना तेजी से फैल रहा है जैसे कि मानो एक महामारी सी फैल गई हो। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, माना ये एक दूसरे से फैलती तो नहीं है, परंतु व्यंग की बात यह है कि कोविड के बाद हम देख रहे हैं इसका फैलना बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो रहा है। और अक्सर करके हम सुनते हैं कि छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक आज एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि मुझे टेंशन बहुत है, तनाव है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि तनाव से दोस्ती हो चुकी है कुछ इस कदर, तनाव से दोस्ती हो चुकी है कुछ इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। कांस्टेंट स्ट्रेस लेते लेते, या फिर यूं कहो कि सडनली भी कब व्यक्ति डिप्रेशन में लैंड हो जाता है उसे खुद को भी पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिससे व्यक्ति गुजरता है। तो हमारे सामने जो अभी स्लाइड है उसमें विभिन्न प्रकार के इमोशंस बताए गए हैं, जिसमें गुस्से का इमोशन, चिंता का इमोशन, आप देख सकते हैं बोल्ड व्यक्ति का इमोशन, कोई कंफ्यूज्ड है, किसी को पश्चाताप हो रहा है तो कैसे चेहरे से दर्शाता है, फ्रस्ट्रेटेड है, कोई काम से एकदम उब चुका है, डिस्गस्ट हो चुका है। कि ये चेहरा खुशहाल चेहरा, खुद खुश है, दूसरों को भी खुशी बांटने वाला चेहरा। उदासी का, ईर्ष्या का, हम्म, मैं और मेरा मीन स्वभाव वाला, रेज एक तरह से मन में कुछ पकड़ के रखा है। यह है संतुष्टता का चेहरा। यह है कोई बात से एकदम से भयभीत हो गया है, ये शर्माते हुए व्यक्ति का चेहरा। ये कुछ खुद ही कहीं ना कहीं क्षमा मांग रहा है, वो चेहरा। ये सरप्राइज वाला, कोई बात हुई है एकदम से उसको आश्चर्य हो रहा है, ये चेहरा है। कहीं ना कहीं कोई बात का उसने सस्पिशन रखा है, अंदर ही अंदर कोई संशय पाल रखा है। ये थका हारा चेहरा है और ये चिंता वाला चेहरा है। अपने आप से पूछे, अभी आपका चेहरा कैसा है? आई होप सभी का चेहरा ये थर्ड वाला, नीचे से सेकंड लाइन में ये थर्ड वाला चेहरा हो। हैप्पी चेहरा है सभी का? हैप्पी चेहरा नहीं है तो चेक करके चेंज कर ली। इन सभी इमोशंस में से एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि मानव में 6 बेसिक इमोशंस होते हैं। वो है क्रोध, डर, भय, आश्चर्यचकित होने का, फिर डिस्गस्ट वाला, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है उसको। ये हैप्पी खुशनुमा चेहरा है। और ये है सैड चेहरा, कहीं ना कहीं जीवन में खुशी गायब है, दुखी चेहरा है। और ये इमोशंस जो हमने ये 6 इमोशंस देखे, अब ये अकेले नहीं है। गुस्सा मतलब कई बार हम ब्लैक एंड व्हाइट फेज में ले लेते हैं कि गुस्सा तो हम नहीं करते, फिर भी जीवन में खुशी क्यों नहीं है? तो गुस्से के और भी ये 5 जो हमने देखे, इन सभी भावनाओं की अपनी ही एक फैमिली है, अपना ही एक परिवार है। तो आइए मिलते हैं हम इन 6 भावनाओं के परिवार से। तो ये देखिए, गुस्सा कैसे पता चला गुस्सा है? हमने पिछले फोटो में, इमेज में देखा कि उसके होठ जो है दबे हुए हैं, आंखें एकदम छोटी कर दी है, नोज नाक एकदम बड़ा कर दिया है गुस्से में। अभी उसमें क्या क्या है फैमिली, उसके परिवार में? अनॉयंस, फ्यूरी, इंडिग्नेंट, फ्रस्ट्रेटेड, हेटफुल, इरिटेटेड, रेज, है ना। गुस्सा कर रहा है मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं, उसके छोटे छोटे बाल बच्चे भी है। उसको कहीं ना कहीं कोई कोई बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बात पकड़ के रखता है फिर मन में, फिर उससे उब जाता है। फिर उससे जिस पर गुस्सा आता, जिस पर वो कहीं इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उससे वो
नफरत भी करने लगता है। तो इस तरह से ये परिवार है गुस्से की फैमिली का। फिर सैडनेस, खुशी नहीं है, दुखी है। तो कैसे उसका चेहरा फ्राउंड देखा ना, आईब्रोज लोअर हो गई थी, एनर्जी भी उसकी बहुत कम दिखाई देती है। तो वो बहुत ही एकदम से थका हारा दिखाई देगा, जिसे डाउन कहते हैं, ब्लू, अनहैप्पी। जैसा होना चाहिए वैसा वो खुशहाल नहीं दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रेस्ड है, ग्रीफ है जीवन में, उदासीता है, डिजेक्टेड है। उसको लगता है मुझे तो कोई मेरे ऊपर तो किसी का स्नेह ही नहीं है। तो इस तरह से वो एक निराशावादी बन जाता है। फिर तीसरा इमोशन, तीसरी भावना, फियर, डर, भय, फास्ट ब्लिंक करता है, इस केस में ग्रीमेंस में रहता है। तो इसके भी परिवार में है चिंता, भय, फिर नर्वसनेस, कहीं बहुत ज्यादा सोचता है, कंसर्न करता है खुद के लिए या किसी के लिए। तो ये सारे आ जाते हैं चिंता के इसमें एप्रीहेंसिवनेस भी आ जाता है, बार बार कोई बात में सोचता है कि ये कैसे होगा। फिर नेक्स्ट इमोशन, नेक्स्ट भावना, डिस्गस्ट। तो उसकी भी अलग अलग परिवार के लोग हैं, वो किसी चीज को पसंद नहीं करेगा, कहीं पे भी उसको एक तरह से मलमल जैसा होने लगेगा, वो वहां से डिटैच होने की, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर एक है सरप्राइज का परिवार, आश्चर्य वाला। तो चेहरा आ गया सभी के सामने, वो आश्चर्य वाला, मुंह खुला हुआ, आंखें बड़ी बड़ी, कोई मूवमेंट नहीं है। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इस समय, वो शॉक में चला जाता है एक तरह से। डिसबिलीफ, उसके लिए ये मानना या उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या हुआ। अभी सरप्राइज पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। नेक्स्ट है खुशी वाला चेहरा, जो हमने देखा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुरा रहे हैं ना सभी। तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम डिलाइटेड होता है, संतुष्ट है, अम्यूज्ड है, आनंदमयी है, खुद भी चेयरफुल है, खुद भी उत्साहवादी है और दूसरों को भी उत्साह दिलाता है। तो जब हम ये भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो हमने अभी 6 भावनाएं और उनका परिवार देखा, तो एक कॉमन शब्द हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मूड। तो ये मूड आखिर क्या है? जिस तरह से हवा, पानी और पृथ्वी पर हम नेचर के साथ में कंटिन्यूटी में रहते हैं ना, तो ये नेचर के साथ एक, नेचर अर्थात प्रकृति अर्थात ये तीनों है ही, हम इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो ये उसकी कंटिन्यूटी है नेचर की। जैसे ये तीनों कंटिन्यूटी है, तो मूड्स जो है ये हमारे जीवन की कंटिन्यूटी है। हमारे जीवन में चैतन्यता है, जीवन है, तो कैसे पता चलता है? तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, मूड्स होते हैं। और जिस तरह से ये तीनों की बाउंड्रीज है, एक देश को दूसरे देश से, एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक गांव को दूसरे गांव से, एक शहर को दूसरे शहर से, जो अलग करता है वो होती है बाउंड्री। ठीक वैसे ही ये मूड्स जो है, ये हर एक व्यक्ति को अलग अलग या एक ही व्यक्ति को अलग अलग टाइम पे अलग तरह से डिफाइन करता है। पर ये कहना भी उचित नहीं है कि ये मूड है तो हम हैं। ये हमने कन्वीनियंस के लिए, अपने सहाय के लिए कह दिया कि ऐसा ऐसा मूड होता है या है। अभी हम देखते हैं कि एनर्जी स्टेट्स और उसके क्लिनिकल इक्विवेलेंस क्या है। ये चार्ट में 6 लेवल्स बता रहे हैं हम लाइवलीनेस के। जैसे हम पहला लेवल दिखाते हैं हमारी भावनात्मक ऊर्जा का, कि भाई कोई पूछता है आप कैसे हो, तो हम कहेंगे आई एम ग्रेट, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मजे में हूँ। तो ये ग्रेट मतलब क्या, कि ये क्लिनिकल टर्म में कहेंगे हम स्वस्थ है हम। जब हम अपने आप को एक अच्छी फीलिंग में महसूस करते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा से महसूस करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस
झलकता है, क्रिएटिव, नई रचनात्मक, ऊर्जात्मक प्रतिक्रिया से हम हैं। अपने आप में हम संतुष्ट है। तो ये लेवल ऑफ लाइवलीनेस है, गोल्ड कहेंगे इसे। दूसरा, कोई पूछे भैया आप कैसे हो? हम ठीक है। तो ये ओके वाला जो है, फिर भी ये ग्रेड से थोड़ा कम है, बट फिर भी स्वस्थ है, ऑल राइट है हम। जैसे तैसे हमारी ज़िंदगी जैसे भी जा रही है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है उसको, इसलिए हम संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे एक स्पार्कल चला गया है, जो खुश खुशी थी, उत्साह था, ऊर्जा थी, वो कम हो गई है। ये इसलिए कहा लॉस ऑफ स्पार्कल वाला लाइवलीनेस है। तीसरा फेज़ देखते हैं, फेड अप और डिप्रेस्ड। फर्स्ट फेज़ नेगेटिविटी का, यहाँ पे डाउनफॉल वाला। फिर भी स्वस्थ तो है, पर भई ऊब गए हैं, हम हमारे काम में से ऊब गए हैं, जीवन में से ऊब गए हैं। तो एक ये ब्लू लेवल है लाइवलीनेस का, कि जहाँ पे टेम्परेरी एपिसोड्स आते रहते हैं जीवन में, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा कमी महसूस होती है कोई बात की। अभी रियल फेज़ में जो है नेगेटिव फेज़ स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप थी। फिर सेकंड स्टेप में जिसे हम कहेंगे ग्रे लेवल ऑफ लाइवलीनेस। यहाँ पे व्यक्ति डिप्रेस्ड हूँ, ये समझता है अंदर ही अंदर। क्योंकि जैसे पहले केवल एपिसोड्स आते थे, कुछ समय ऐसा होता था कि वो उत्साह महसूस नहीं कर रहा है। अभी ऐसा होने लगता है कि वो अनुत्साह वाला जो जीवन में काल है, वो ज़्यादा समय चलने लगता है। उसके जीवन में से कॉन्फिडेंस चला जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती है, और वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये रिएक्टिव डिप्रेशन होता है ना? कोई भी कुछ कहेगा, तुरंत चिल्ला देगा, बोल देगा। उसके लिए है ना, पूरा विश्व जो है अब ग्रे लगने लगता है, उसमें कोई मजा नहीं लगता है उसको। फिर नेक्स्ट लेवल, पांचवा लेवल आता है लाइवलीनेस का, ब्लैक। जहाँ पे कोई होप ही महसूस नहीं होती है व्यक्ति को। हमारे थॉट्स जो होते हैं, वो हम दूसरों को कहीं न कहीं ब्लेम करना और खुद को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करता है, क्योंकि उसको उसका भविष्य जो है बिल्कुल निराशावादी, ब्लैक नज़र आता है कि भई अब कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन का, मैं हार चुका हूँ। तो इसे कहते हैं एंडोजेनस डिप्रेशन, मेडिकल वर्ड्स में। और छठा लेवल ऑफ लाइवलीनेस जो है वो है वाइट, कि जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कुछ है ही नहीं जीवन का मकसद। और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर तो अभी कुछ रहा ही नहीं है। हम रियलिटी से अपना टच जो है वो खो देते हैं। कोई पूछता है आप कैसे हो, तो व्यक्ति अंदर से इतना टूट जाता है, हार जाता है कि वो रिप्लाई भी नहीं करता है। और ये फेज जो होता है, इसे कहते हैं डिप्रेसिव साइकोसिस। भी सबसे बड़ा कॉमन जो हमें डिस्टिंग्विश करने में, अंतर करने में प्रॉब्लम होती है, कि हम सैडनेस और डिप्रेशन को समझ नहीं पाते। कई बार पूछते हैं कैसे हो, तो भाई सैड हूँ कहते हैं, या खुशी नहीं है, दुखी है। और दूसरा टर्म होता है डिप्रेशन। तो क्या दुख और डिप्रेशन, ये दोनों भी एक है या अलग है? क्या कहेंगे आप सभी? ठीक, दोनों भी अलग अलग है। तो हम इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? सैडनेस में हमें ऐसा लगता है कि हम अभी रो दे, हम्म, और रोने के बाद में अच्छा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। डिप्रेशन में बार बार रोने की अनुभूति होती है, पर रोने के बाद भी अच्छा महसूस नहीं होता है, हल्कापन नहीं लगता है। दुख, जब व्यक्ति दुखी होता है, तो वो दुख जो है वो एक एक्यूट इमोशन है, मतलब थोड़े समय के लिए टेम्पररी आता है। परंतु डिप्रेशन जो है, वो अंदर से एक भावना बन जाती है, सुन्नपने की, खालीपन महसूस होता है जीवन में। दुख में
हम दूसरों के इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। दूसरे के अंदर क्या भावनाएं चल रही है, हम दुखी है तो हमारे परिवार में भी दुख की भावना है, तो ये हम महसूस कर सकते हैं। अर्थात कि हम अपने सराउंडिंग्स का के साथ में, हमारे वातावरण के साथ में टच रखते हैं, हमें उनकी एनर्जी भी महसूस होती है। परंतु डिप्रेशन में हम उनकी एनर्जी, हमारे परिवार की, मित्रों की, आसपास के वातावरण की जो एनर्जी है, जो भावना है, वो वही हम फील नहीं कर पाते हैं, उसे लूज कर देते हैं हम। इसलिए डिप्रेशन वाला व्यक्ति किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता है। हम उसको एक दोषी ठहराते हैं, पर ये एक बीमारी है। जैसे किसी को कोई फिजिकल बीमारी है, बुखार है, खांसी है, तो हम उसके लिए तुरंत ट्रीटमेंट देखते हैं ना। पर डिप्रेशन के लिए शायद ही कोई सोचता है कि भाई हमें या हमारे परिवार वालों को, मित्र को इसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। बट देयर नीड्स अ ट्रीटमेंट। फिर हम देखते हैं दुख में कुछ सेंस ऑफ मूवमेंट होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, अभी वापस से नया स्टार्ट कर देंगे। जैसे कोई हार जाता है गेम में, तो उसको वहां पे दुख हुआ कि भाई मैं तो हार गया, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी। पर फिर वो वापस से उससे पकअप करता है कि नहीं, अभी मुझे वापस अगली टूर्नामेंट के लिए और अच्छे से करना है। हाँ, अगली एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें मुझे मेरा बेस्ट देना है। तो ये है कि वो एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी रहता है दुख में। पर जब डिप्रेशन की बात करते हैं, वो व्यक्ति वहां पे अटक जाता है, जैसे कि उसे किसी ने वहां पे बंद कर दिया है। वहां पे उसको कोई भी एक होप की फीलिंग नहीं रहती है, होपलेसनेस स्टेज में चला जाता है वो। फिर दुख में सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है व्यक्ति अपनी। और डिप्रेशन में क्योंकि उसको भावना जो अंदर की है वो कहीं ना कहीं इतनी दब चुकी है, मर चुकी है, कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी है ये कुछ महसूस ही नहीं होता है। तो यहाँ पे उसका स्वाभिमान वो खो देता है डिप्रेशन में। पर सैडनेस में वो उसका स्वाभिमान नहीं खोता है। सैडनेस में नो फीलिंग ऑफ डिस्टेंस। हाँ, दूसरों से अलग हूँ, दूर हूँ, दूसरे मेरे को समझ नहीं रहे हैं। और दूसरों के साथ मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, ऐसी फीलिंग नहीं होगी। पर डिप्रेशन में ये भावना अक्सर होती है कि मैं अभी लोगों से, अपने परिवार से, जिनसे प्यार करता था, उनसे बहुत दूर हो चुका हूँ। फिर दुख में एनर्जी चली जाती है, जीवन में जो ऊर्जा है, मोटिवेशन है, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की एक चाह है, वो चली जाती है। नहीं जाती है सैडनेस में, क्योंकि ये अंदर कहीं ना कहीं रहती है। टेम्पररी गई भी तो भी उसको वापस से वो अंदर से जागृत कर देता है। उसके अंदर वो एनर्जी होती है कि वो ऊर्जा और जो प्रोत्साहन है वो पूरी तरह से जाता नहीं है, या यूं कहो कि जाता ही नहीं है, थोड़ा डोरमेंट भी हो गया तो आ जाता है। पर डिप्रेशन में पूरी तरह से ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की चाह ये चली जाती है। दुख अगर व्यक्ति एक्सप्रेस भी करता है तो वो थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है। वापस से वो उसने किसी को एक्सप्रेस कर दिया, हल्का हो गया, वापस खुशी के स्टेज में आ भी जाता है या नॉर्मल फेज में आ जाता है। परंतु डिप्रेशन का फेज जो है ना वो ज्यादा समय तक चलता है। और यदि उसको टाइम पर केयर न किया जाए, तो जैसे जैसे समय बीतता है, तो ये डिप्रेशन का फेज जो है और अधिक अंदर से गहरा होते जाता है। ये डिप्रेशन एक ऐसी महामारी हो चुकी है आज विश्व में कि हम इसके वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हैं, करीब 100 बिलियन पीपल जो है, 120 मिलियन पीपल, 120 मिलियन पीपल जो है, सीवियर डिप्रेशन से अपनी जिंदगी के कोई ना कोई पॉइंट पर, कोई ना कोई समय पर अफेक्ट होते ही है। जिनको डिप्रेशन होता है, अब वो डिप्रेशन भी माइल्ड से मॉडरेट में वेरी करता है। Depression of these those having depression of mild to moderate variety in about 10 times this number.
हाँ, किसी को माइल्ड है तो किसी को मॉडरेट है, ये चेंज होते रहता है। भी 1 मिलियन लोग जो है विश्व में हर साल सुसाइड कमिट करते हैं डिप्रेशन की वजह से। सोचो, मन में इतना ज्यादा डिप्रेशन का घाव बढ़ जाता है कि वो सुसाइड जैसे घातक स्टेप को उठा लेते हैं। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य का डाटा है। इस डेटा के अनुसार हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। डिप्रेशन के फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीबन 5 से 10% व्यक्ति कम्युनिटी में ऐसे होते हैं कि उनको डिप्रेशन के लिए समय पर सही मदद दी जाती है। 8 से 20% ऐसे होते हैं जो कि उनको रिस्क रहता है डेवलपिंग डिप्रेशन, हाँ, कि उनके जीवन काल में डिप्रेशन आ ही जाएगा, ये रिस्क रहता है। 5 से 10% लोगों को सही में उस समय हेल्प की जरूरत है। डिप्रेशन के टाइम पे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं। 8 से 20% ऐसे है कि जीवन में कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन डेवलप होना है, इसलिए उनको सही समय पर सही मदद मिलनी चाहिए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये पाया कि एवरेज एज जो है मेजर डिप्रेशन ज्यादा डीप वाला है। माइनर कह सकते हैं हल्का, मेजर डिप्रेशन थोड़ा गहरा है, काफी गहरा भी होता है। तो मेजर डिप्रेशन की जो एज है वो 20 से 40 साल की उम्र वाले हैं। सोच सकते हैं युद्ध जो है इसमें ज्यादा अभी फंसता जा रहा है डिप्रेशन में। महिलाएं जो है वो हाइयर रेट्स पर होती है डिप्रेशन में पुरुष की तुलना में। और इसका कारण ये है कि महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, इस कारण डिप्रेशन का स्टेट भी वो जल्दी फेस करती है। रेस और एथनिसिटी जो है वो कुछ इतना इफेक्ट नहीं करती है डिप्रेशन में। किसी का जाति वर्ण ये कोई मायने नहीं रखता है। डिप्रेशन के और कुछ हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। 10 से 25% वुमेन महिलाएं और 5 से 12% पुरुष जो है अपने जीवन में डिप्रेशन के फेज में आने ही होते हैं। 70% जो लोग हैं वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेते हैं, या फिर कई बार यूं कहे कि उनको मिसडायग्नोज किया जाता है। उनकी बीमारी है डिप्रेशन की, पर उनको कुछ अलग तरह से, जैसे वो टेंशन कंटिन्यू डिप्रेशन में है तो उनका बीपी बढ़ जाता है और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अलग तरह से उनको मिसडायग्नोज करके ट्रीटमेंट चल रही होती है। 8 में से एक महिला जो है वो डिप्रेशन इतना डेवलप करती है, परंतु 3 में से एक ही महिला जो है कि उनको सही में उसकी हेल्प मिल पाती है, केयर मिल पाती है, मदद मिल पाती है। मतलब 8 में से एक महिला, 1 in 8 वुमेन डिप्रेशन में जा रही है, बट केवल 1 in 3 वुमेन, 3 में से एक महिला को ही मदद के लिए वो पुकारती है कि मुझे मदद की जरूरत है, या उसे मिल पाती है। 15% जो है इनमें से सीवियर डिप्रेशन वालों में से वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। मेजर डिप्रेशन जैसे हमने देखा वो 20 साल की उम्र में लगभग, या 20-25 इन उम्र में ज्यादा करके महसूस होता है, पाया जाता है। डिप्रेशन जो है जो महिलाओं में पाया गया है, तो महिलाओं की एज जो होती है वो 25 से 44 इयर्स की एज में, 44 साल की उम्र में फ्रिक्वेंटली पाया जाता है।
जब हम ये देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चे और एडोलसेंस जो है आजकल हमारी जो युथ पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो डिप्रेशन से छूटे हुए ऐसा नहीं है। उनमें भी डिप्रेशन कई गुना अधिक बढ़ रहा है और उनको भी डिप्रेशन के लिए सही समय पर सही तरह की मदद, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये तो देखा हमने विश्व के डेटा के बारे में। भारत का डेटा क्या है इस सुसाइड रेट के बारे में? तो भारत में जनरल पॉपुलेशन में से हम बात करते हैं तो 11 से 12, 11 to 12 पर लाख, 1 लाख में से 11 से 12 लोग जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। केवल इतने अंडर, मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन फैला हुआ है, परंतु हम उसको मायने ही नहीं देते, कुछ उसका हम रिपोर्टिंग ही नहीं करते हैं कि इतना ज्यादा फैला हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। देखिए, हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयत्न करता है। सोचो कितना डिप्रेशन गहराई से फैला हुआ है भारत में भी, कि हर 3 सेकंड में कोई व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करता है। सुसाइड जो है टॉप कॉजेस है, 3 टॉप कॉजेस में से सुसाइड है इन तीनों में से एक कारण जिसकी वजह से मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु के कारण दूसरे हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स, हार्ट के प्रॉब्लम, पर सुसाइड भी 3 टॉप में से स्थान ले रही है। और जब हम यूथ की बात करते हैं तो 15 से 35 साल वाले जो है इसे काफी तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। ये यूथ में 15 से 35 साल वाले सुसाइड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी अबाउट 1 लाख लोग जो है वो सुसाइड से मरते हैं हर साल भारत में। और जब एक व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, उसके पीछे कम से कम 6 लोग जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति तो सोचता है मैं अपने प्रॉब्लम से छूट जाऊंगा, परंतु 6 व्यक्ति जो उसके साथ जुड़े हुए थे, उसके परिवार, मित्र, संबंधी आदि, वे जूझते हैं, फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं लाइफ में। एक्चुअल में आत्महत्या कोई आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं है। आत्मा तो वो भोगना, पीड़ा और अधिक भोगेगी शरीर छोड़ने के बाद में। पर खुद भी तकलीफ ले रहा है व्यक्ति और दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है। शरीर छूटना कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना प्रॉब्लम का, आत्मा तो है ना। तो आत्महत्या ये वर्ड भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आत्मा की हत्या नहीं होती है, वो व्यक्ति खुद के शरीर की हत्या कर रहा है। आत्मा को तो पीड़ा भोगनी ही है। 6 लाख पीपल जो सर्वाइवर्स होते हैं, 6 लाख पीपल बिकम सर्वाइवर्स एवरी ईयर इन इंडिया। हम सोच सकते हैं ये सुसाइड जो है भारत में कितना तेजी से बढ़ रहा है। और इसका मुख्य कारण है डिप्रेशन, जो कि डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं डिप्रेशन के बारे में, कि केवल 1/3 लोग जो है वो मेडिकल ओपीडीज में या डॉक्टर्स के पास आते हैं कि भाई हमें ये ऐसी ऐसी तकलीफ है, और डॉक्टर उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डिप्रेशन स्टेज में है। बट 25% जो रहते हैं वही डायग्नोस हो पाते हैं इनमें से, क्योंकि या तो पेशेंट खुल के बता नहीं पाते, उनके साथ कोई परिवार वाले हैं, या फिर मैं कैसे बताऊं इस बात को, शर्माते हैं या डरते हैं। तो इस कारण से मिसडायग्नोज भी हो जाता है, इसलिए 25% लोगों का ही प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाता है। 1/3, अभी मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से 33 लोग ही मेडिकली ओपीडी ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। और उसमें से अभी 33 में से भी 25% लोगों का ही डायग्नोस हो पा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं एक आइसबर्ग फिनोमिनन की तरह, कि ऊपरी सतह बर्फ की थोड़ी सी दिखाई दे रही है जैसे, वैसे थोड़े से पेशेंट्स का ही प्रॉपर डायग्नोस हो पा रहा है कि डिप्रेशन में है। और इनमें से भी जो आधे पेशेंट्स हैं वो
कंसल्टिंग विद प्राइमरी डिप्रेशन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि वो प्राइमरी डिप्रेशन में होते हैं, माइनर सिम्टम्स के साथ आते हैं, तो पता भी नहीं चल पाते हैं। फिर हम अभी देखते हैं कि डिप्रेशन का कैस्केड क्या है। तो जैसे 100 लोग डायग्नोज हुए हैं डिप्रेशन के साथ में, तो उसमें से 100 लोगों में से 30 लोग का प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाया है कि ये डिप्रेस्ड है। 9 अर्थात कि 70 लोगों का डिप्रेशन है करके ये डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया है, तो 95% नो बेनिफिट या फिर सुसाइड रिस्क बढ़ जाता है। अभी जो 30% लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उन्हें कुछ डिप्रेशन के लिए दवाइयां दी गई है। अभी वो दवाइयां लेते हैं तो वो होते हैं 10 लोग, उसमें से 30 में से भी 100 में से 10 लोग ही दवाई ले रहे हैं, बाकी 20 लोग दवाई नहीं ले रहे हैं, तो वो वापस से रिस्क में आ जाते हैं 95% सुसाइड की। अब 10 में से भी कुछ लोग ही 7.5% लोग ही कंप्लायंस देते हैं, अर्थात उसको फॉलो अप देते हैं, बाकी 2.5% नहीं दे रहे, तो अगेन रिस्क ऑफ सुसाइड। ये 7.5% में से भी केवल 5% लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बाकी के जो लोग नहीं दे रहे हैं रिस्पॉन्स, वो लोग वापस से 2.5% लोग वापस से 95% रिस्क में होते हैं सुसाइड की। मतलब आप समझ सकते हैं, जो 100 लोगों का डिप्रेशन है, उसमें से केवल 5% लोगों तक मदद पहुंच रही है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये तो हम कोई ना कोई रिपोर्ट से, ब्लड प्रेशर देख के, इन्वेस्टिगेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनको ये बीमारी है, और तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। पर जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, उनका क्या? जो इतनी तेजी से बीमारी फैल रही है डिप्रेशन की, उसको तो अनदेखा कर दिया जा रहा है ना। हम इसको एक पिरामिड के रूप में समझते हैं। देखिए, जो नीचे का फेज है, ये पीपल, हमने ग्रे फेज कहा था, देखिए एक व्हाइट फेज कहा था, तो ये व्हाइट फेज वाला जो है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने, हमने व्हाइट फेज, ब्लैक फेज, फिर अलग अलग फेजेस, ग्रे फेज, लॉस ऑफ स्पार्कल वाला फेज, ये अलग अलग ग्रे फेज, ये अलग अलग फेजेस देखे थे ना स्टार्टिंग में स्लाइड के। तो उसको समझते हैं कि गोल्डन फेज जो हमने कहा था, वो पहला वाला था कि जहाँ पे व्यक्ति एकदम हेल्दी था, हैप्पी था। फिर दूसरा वाला हमने देखा कि जहाँ पे लॉस ऑफ स्पार्कल हो जाता है, वो जीवन में चैतन्यता नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, ओके वाली फीलिंग होती है, तो वो 750 लोग होते हैं 1000 में से। फिर नेक्स्ट आता है कि ग्रे डिप्रेशन वाला फेज, कि जहाँ पे डॉक्टर के पास कोई जाने की चेष्टा नहीं करता है, या यूं कहो उसे डॉक्टर के पास जाना है ये पता भी नहीं होता है इस प्रॉब्लम के लिए, और ये करीब 1000 में से 150 लोग ऐसे होते हैं। फिर बाकी ये देखते हैं कि यूजुअली ग्रे जो है, इसमें पेशेंट्स जो है 12 से 15 लोग ही जा रहे हैं हेल्प के लिए 1000 में से। अभी यहाँ पे साइकेट्रिस्ट को जो अप्रोच करते हैं पर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, वो 1.9% है, 1.9 लोग है 1000 में से। और जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, वो है 0.77 पर 1000 में से। और कंपल्सरी जिनको एडमिट होते ही है, वो है 0.13 लोग पर 1000 में से। अच्छा, अभी डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके बहुत सारे रूप है, जैसे अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कभी व्यक्ति खुद को अच्छा महसूस करता है, कभी
एकदम डिप्रेस्ड महसूस करता है। इसलिए व्यक्ति कन्फ्यूज़्ड हो जाता है कि मैं कभी-कभी तो खुश रहता भी हूँ। फिर एक्यूट रिएक्शंस होते हैं उसके स्ट्रेस के साथ में, कुछ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया, कोई शारीरिक बीमारी हो गई, कुछ इमोशनल लेवल पे ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा करके टूट जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। और अन्य भी कुछ मानसिक बीमारियां होती है, जैसे एक तरह से आज देखते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस या एडिक्शन के ऊपर डिपेंडेंस हो गया है, या अन्य शिज़ोफ्रेनिया जैसे भी बीमारियां होती है। अभी डिप्रेशन में व्यक्ति एक्चुअल में इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है ना, कि डिप्रेशन है, वो कैसे पता चले। तो रिकॉग्नाइज डिप्रेशन को पहचानना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सोमैटिक शरीर की कंप्लेंट्स भी होती है, जैसे कभी भूख, किसी को भूख बहुत लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, किसी को बिल्कुल नींद नहीं आती, किसी को पेट में एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। तो ये अलग-अलग तरह से फिजिकल सिम्पटम्स भी उसको दिखाई देती है। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी रहने की वजह से डिप्रेशन होता है। अभी पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर करके रिलक्टेंट होते हैं किसी के साथ ये शेयर करने में, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रेशन का, हाँ, या मन का कुछ घाव है, ये अपने आस-पास के परिवार को या मित्र संबंधियों को बताते नहीं हैं। हो सकता है कि कहीं वो डर महसूस कर रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, या शर्म भी महसूस कर रहे हो, इसलिए नहीं बता पाते हैं। और डिप्रेशन, ये जितना हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बढ़ी है, उतना डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ा है, पहले भी था, पर इसके बारे में जागरूकता नहीं थी। अभी जागरूकता ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इसका फ़ेज़ भी और अधिक बढ़ता जा रहा है। हर एक के पास में अपने मोबाइल्स हैं, वो उसी में लगे हैं, तो दूसरों के साथ में, परिवार के साथ में क्लोज़ टच, या फिर जो पहले का जो लाइफ़स्टाइल था, आज से 30-40 साल पहले का और अभी का, तो हम देखते हैं कितना फ़र्क आ चुका है। तो पेशेंट्स की भी इसमें इंसाइट कम हो जाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे मदद लेनी है, वो खुद इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर रिस्क में कौन है डिप्रेशन के? तो महिलाएं ज्यादा रिस्क में है, जो सेपरेट हो चुके हैं व्यक्ति परिवार से या डाइवोर्स्ड हो चुके हैं, क्योंकि अकेलापन, सूनापन आ जाता है, इमोशनली एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डिप्रेशन का चांस बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति जो क्लोज फैमिली मेंबर को लूज कर देता है, हम्म, या यूं कहो कि क्लोज फैमिली मेंबर उसका डिप्रेशन में, जिससे वो सबसे अधिक प्यार करता है, अगर वही डिप्रेशन में है, तो भाई उसका डिप्रेशन का प्रभाव, प्यार करने या मोह वाले, प्यार तो एक प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, अटैचमेंट इज द प्रॉपर वर्ड। किसी के साथ मोह है और वो डिप्रेशन में है, तो जिसको मोह है उसको भी वो डिप्रेशन छू ही लेता है। जब माता-पिता कम उम्र में शरीर छोड़ देते हैं, या जिसको हम बहुत अधिक अटैच्ड होते हैं, वो शरीर छोड़ देता है, वो चले जाता है, तब भी डिप्रेशन की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। कोई जीवन में ऐसा नेगेटिव स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, या कोई क्रॉनिक बीमारी हुई है, बहुत लंबे समय से, वो स्ट्रेसफुल इवेंट नेगेटिव चला ही आ रहा है, तो भी डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। जिन्हें सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनके डिप्रेशन को समझ नहीं पाते, लाइटली लेते हैं, या उनकी हंसी भी उड़ा देते हैं कि इसको तो आज कोई अलग ही दुनिया में है आजकल, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। तो सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो और अधिक फेज डिप्रेशन का बढ़ता जाता है। फैमिली टाइप, जैसे हमने कहा, जो अर्बन एरियाज में, शहरों में लोग रहते हैं, उनमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है डिप्रेशन में, गांव के कंपैरिजन में, क्योंकि गांव में फिर भी ओपन एटमॉस्फेयर है, खेलते हैं, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे से खुल के बातें करते हैं, तो डिप्रेशन का चांस कम हो जाता है।
और शहरों में हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है, हर किसी के पास अलग अलग मोबाइल है, बच्चों के पास भी मोबाइल है, तो बातें किसके पास शेयर करें, सभी अपने मोबाइल में बिजी है। तो शहरों में इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है। जो लोग नशा लेते हैं तो उनमें भी डिप्रेशन का प्रमाण ज्यादा होने का चांस रहता है। नशा मतलब कोई स्थूल चीजों का भी नशा नहीं, और भी डिजिटल एडिक्शन भी आज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है कि मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक ये कंटिन्यू देखते रहेंगे, नहीं देखा मोबाइल थोड़ी देर न हो तो भी उनको बेचैनी होती है। हाँ, कई सारे ऐसे चीजें भी है जिसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। ओवर डिपेंडेंट किसी पर भी होना डिप्रेशन का कारण बन सकता है। जिस चीज पर हम ओवर डिपेंडेंट है वो चीज चले जाती है, गुम हो जाती है या मिलती नहीं है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो डिप्रेशन वैसे तो आज समाज के हर एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, एज ग्रुप, रूरल या गांव के या शहरों के लोगों में दिखाई ही दे रहा है। हाँ, क्योंकि तनाव जो है ना वो सबसे ज्यादा एक मॉडिफाइंग फैक्टर है, या डिप्रेशन को बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तनाव का। और जैसे हमने पहले भी देखा, महिलाएं जो है वो ज्यादा रिस्क पर होती है डिप्रेशन में, स्पेशली हाँ उनके प्री मेंस्ट्रुएशन पीरियड ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज के दौरान, क्योंकि इस समय हार्मोनल चेंजेस रैपिडली होती है महिलाओं के अंदर। एडोलसेंस, मिडल एज और एल्डरली, दोज हु आर डिस्प्लेस्ड, माइग्रेटेड और डिजास्टर सर्वाइवर्स, ऐसे हाँ युवक युवतियां या मिडल एज के लोग या वयस्क लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हुए हैं, ट्रांसफर हुआ है, या कुछ डिजास्टर की वजह से माइग्रेट हुआ या डिजास्टर में सरवाइव हुए हैं, तो उनमें बहुत अधिक चांस होता है डिप्रेशन का। तो आज हमने डिप्रेशन क्या है, उसका विश्व में क्या योगदान है, विश्व में कितनी तेजी से फैल रहा है, भारत में कितनी तेजी से फैल रहा है, अलग अलग भावनाएं कौन सी है, वो भावनाओं में से हाँ डिप्रेशन के साथ साथ हमने अन्य भावनाओं को भी देखा, और हमने उनको एक ग्राफ के रूप में समझा कि कितने लोग डिप्रेशन में मेडिकली हेल्प लेते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाती है। हमने सैडनेस और डिप्रेशन के बीच में क्या अंतर है, अ, निराशा या यूं कहो दुखी होना और डिप्रेशन ये दोनों भी अलग अलग है, और इन दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करें ये समझा। कल हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिप्रेशन के अलग अलग रिस्क फैक्टर्स से स्टार्ट करेंगे और इसकी हम ट्रीटमेंट पर भी आएंगे। अच्छा, आपकी यदि कोई भी क्वेश्चंस है तो ईमेल आईडी नीचे दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं bkdonika@gmail.com। थैंक यू। ओम शांति।